सबसे पहले सरकार बिल्कुल सतर्क है कि ऐसे विद्यालयों को बिल्कुल भी एफिलिएशन ना मिले जो उसको डिजर्व नहीं करते। सीबीएसई का एफिलिएशन है उसमें इतने सारे, मतलब आप मान लीजिए कि लगभग 18 से 19 अध्याय मैं इसको कह सकती हूँ, उतने चरण विद्यालय को पार करने पड़ते हैं। नई दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है, वहां जाके एनालाइजेशन होता है, वीडियोग्राफी देखी जाती है, एक एक पेपर को चेक किया जाता है, उसके बाद सीबीएसई का एफिलिएशन मिलता है। और इसीलिए मैंने देखा कि कई स्कूल जो हैं 8th से 9th जाने के बजाय 8th तक की ही ब्रांच खोलते हैं। और उसमें मुझे ये भी कहना है कि अनुभव को भी लाना चाहिए, बच्चों के लिए फैसिलिटीज को भी पेरेंट्स को देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्कूल खुल रहा है तो तुरंत ही बच्चों का एडमिशन ले लिया या फ्री के पीछे जा रहे हैं। देखिए फ्री तो कुछ भी चीज इतनी टिकाऊ मेरे हिसाब से नहीं होती। हमारे स्कूल का बेस एक ही है। हमारे विद्यालय जो है अभी 4 से 5 स्कूल अलग अलग कुमाऊं में हमारा विद्यालय जो इंस्टीट्यूशंस है बेरशिवा वो रन कर रहा है। और देखिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें कारण है कि हमारा विद्यालय डेफ एंड डम यानी कि गूंगे और बहरे व्यक्तियों के लिए एक फ्री में एजुकेशन हल्द्वानी में दे रहा है। थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल दोनों का महत्व है और कंसेप्ट बेस्ड है ये, मतलब बच्चों को बेसिक आना चाहिए, तभी वो उसके बाद जो है उस ज्ञान को करेगा, जो प्राप्त करेगा उसके बाद वो जिस भी कंपटीशन की ओर जाएगा उसमें एनसीईआरटी की चीजें पूछी जाती है। देखिए हमारा जो विद्यालय है वो सर्वधर्म संभाव को लेकर चलता है। हमारे विद्यालय में फूलदेई भी मनाई जाती है तो क्रिसमस भी मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में होली भी सेलिब्रेट होती है तो हमारे विद्यालय में गुरु पर्व भी मनाया जाता है और हमारे विद्यालय में ईद भी सेलिब्रेट होती है। तो हम बच्चों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो अनेकता में एकता है वो किस प्रकार से, जो चैप्टर उनके सोशल स्टडी में, ज्योग्राफी में चल रहे हैं कि भारत विविधताओं में एकता का क्षेत्र कैसे है, तो वो हमारा एनवायरनमेंट तो हमारे घर से ही स्टार्ट होता है, घर के बाद विद्यालय से स्टार्ट होता है। देखिए बेरशिवा पिछले 1 या 2 साल से इस तरफ विचार कर रहा था कि जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं वो कोटा या कहीं भी प्लेन्स में जा रहे हैं और काफी खर्चा उसके लिए पेरेंट उठा रहे हैं, उनको हॉस्टल में रखना, पीजी में रखना, वहाँ की महंगी फीस देना, आने जाने का खर्चा देना, जो कि मुझे लगता है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक सोचने का विषय है। इस साल से शुरू हो जाएगी और बहुत लगभग फ्री की कॉस्ट पे, मतलब आप समझिए कि 3 विषयों का अध्ययन 700 से 800 रुपए तक की रेंज में हो सकता है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर वो शीशा तलाश करो। हेलो हाय नमस्कार प्रहलाद, मेरा नाम है नीरज और आप देखना शुरू कर चुके हैं हेलो कुमाऊं। हेलो कुमाऊं की खास सीरीज़ पाठशाला सीज़न 3 में आज हम पहुंचे हैं एनएनडीएम बीरशिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिलियानौला में। आज बात करेंगे स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, स्कूल के एफिलिएशन पर और कैसी है यहाँ पर पढ़ाई की और तमाम सुविधाएं। क्या ये विद्यालय वो है जिसमें करवाना चाहते हैं आप अपने बच्चे का एडमिशन? तो आइए देखते हैं स्कूल की तमाम सुविधाएं क्या क्या यहाँ पर आपके बच्चे को मिलने वाली हैं हमारे इस खास एपिसोड में। धन्यवाद देना चाहूँगी संगीता मैडम का और मैनेजर मैम का और पूरे स्टाफ का। जितना पढ़ाई ज़रूरी है उतना खेल कूद भी ज़रूरी है। टीचर्स का काफ़ी हार्डवर्क रहा है इसमें। टीचर्स ने मेरे हिसाब से बहुत मेहनत की है क्योंकि छोटे बच्चे हैं ना, उनको मोटिवेशन चाहिए होता है और उनको एक गाइडेंस चाहिए होती है, तो बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म था ये। तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं बीरशिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की एकेडमिक डायरेक्टर मिसेस प्रीति पांडे जी।
प्रीति पांडे जी से एक बारी जानेंगे स्कूल किन किन चीज़ों पे नया काम कर रहा है और क्या क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे किस प्रकार से स्कूल काम कर रहा है और क्या कुछ नया घटा है NNDM बीरशिवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल चिलियानौला रानीखेत में। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम पाठशाला में। पाठशाला सीरीज 3 हम इस बार कर रहे हैं। NNDM बीरशिवा स्कूल क्या कुछ खास कर रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। एक बार फिर से आपका मैं स्वागत करती हूँ। हेलो कुमाऊं टीम जो है बीरशिवा स्कूल के साथ लगातार पिछले कई वर्षों से बनी आ रही है और बहुत अच्छा आप शिक्षा के प्रचार में काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है जी, वो बहुत सोच समझ कर बनाई गई एक नीति है और स्पेशली इसका जो जितना मैं इस पॉलिसी को समझ पाई हूँ कि इसका उद्देश्य है कि बच्चे किताबों तक सीमित ना हो, वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए अपनी नॉलेज को गेन करें जी और सीखें, और इसके लिए वो किताबी ज्ञान तक सीमित न रहें। और इसमें जो मेन पॉइंट है, जो मुख्य बिंदु है, वो है करके सीखना। यानी कि बच्चा जो भी सीख रहा है, जो भी जान रहा है जिस भी चीज को, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करे, उसको सीखे और उसके बाद उसको अपनी जिंदगी में अपनाए। तो मेन ये पॉइंट है और उसके लिए हमने विभिन्न लैब्स जो उन सब्जेक्ट्स में भी यहाँ पे स्टेब्लिश करी हैं जिसपे शायद ही लोगों ने कल्पना करी हो, जैसे कि सामाजिक विज्ञान है, इतिहास है, गणित है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो इनमें लैब्स का मतलब होता है कि जहाँ बच्चे प्रैक्टिकल करते हैं। प्रैक्टिकल यानी कि जैसे अगर उनको इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाला गया है तो जाहिर है कि पेरेंट्स ने चाहा होगा कि बच्चे अंग्रेजी बोलें, तो इसके लिए उनको उस लैब में ले जाया जाता है, इंग्लिश की लैब में, और वहां पर ऐसे संसाधन जुटाए हैं जिसमें कि बच्चा अंग्रेजी बोलने की कला को सीख रहा है, वो भी अपने सामान्य व्यवहारिक तरीके से। कोई ऐसा नहीं कि विशेष उनको सिचुएशन दी गई है, और व्यवहार में जो भी चीजें लाई जाती हैं उनको बच्चा करके सीख रहा है। जैसे फिजिक्स है, अगर हमारे हर घर में 2 पहिया वाहन है, तो अगर बच्चे को ये नहीं पता कि 2 पहिया वाहन में स्पीडोमीटर की क्या इंपॉर्टेंस है, वो स्पीड कैसे काम करती है, घर में हर घर में मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, ये कैसे काम करती है, इसके पीछे विज्ञान की क्या थ्योरी है, तो हम अपने बच्चों को ये बताते हैं। फिजिक्स का बच्चा है, उसको ये कम से कम एक बल्ब चेंज करना आना चाहिए कि कैसे मैं करूं। वैसे भी आजकल मोदी जी ने स्किल इंडिया डेवलपमेंट, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बच्चे को सरकारी नौकरी मिले, तो हर बच्चा अपनी स्किल यानी अपनी प्रतिभा को लेकर के सामने आए, ऐसा बच्चा बने जो रोजगार लेने की ना सोचे बल्कि रोजगार देने की सोचे। तो इस विधा को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया है और हम इसी से अपने स्कूल्स में, जितने भी हमारे बीरशिवा के स्कूल में है, इस तरीके से बच्चों को सिखा रहा है। अब मैम, जब हम बीरशिवा की बात करते हैं तो बीरशिवा सिर्फ एक स्कूल मात्र बन के नहीं रह गया है, बीरशिवा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन हो गया है, मतलब जिसके कि और भी कई सारे स्कूल्स अलग अलग जगह पर आप काम कर रहे हैं। ये जानना चाहूँगा कि एक तो सबसे पहले ये इतना सारी चीज़ें इतनी आसानी से मैनेज कैसे करते हैं आप? देखिए, हमारे स्कूल का बेस एक ही है। हमारे विद्यालय जो है अभी 4 से 5 स्कूल अलग अलग कुमाऊं में हमारा विद्यालय जो इंस्टीट्यूशंस है बीरशिवा वो रन कर रहा है। और देखिए, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें कारण है कि हमारा विद्यालय डेफ एंड डम यानी कि गूंगे और बहरे व्यक्तियों के लिए एक फ्री में एजुकेशन हल्द्वानी में दे रहा है, और ये सबसे पहले स्टेब्लिश हुआ था। और बीरशिवा स्कूल की स्थापना इसके बाद हुई, क्योंकि उस संस्था को चलाने के लिए, उन विशेष बच्चों की संस्था को चलाने के लिए जो खर्चा चाहिए होता है, उसको वहन करने के लिए बीरशिवा विद्यालय की नींव पड़ी। तो देखिए, जो बेसिक कारण है वो तो बहुत ही अद्भुत है कि समाज में ऐसे मूक बधिर बच्चों के लिए कार्य किया जाए। तो जहां पर जो नींव जब किसी विशेष कारण से होती है और आध्यात्मिक कारण से होती है, समाज की मदद के कारण से होती है, तो रास्ते अपने आप निकल आते हैं। तो आज हमारे बीरशिवा विद्यालय एक इंस्टीट्यूशंस को बने हुए लगभग 40 वर्ष से ऊपर हो चुका है। तो इन 40 वर्षों में विद्यालय ने बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट लिए, और उसका कारण ये रहा कि जो हमारा मेन हेड ऑफिस है हल्द्वानी, वहां पर हर सब्जेक्ट के जो विशेषज्ञ हैं उनको बुलाया जाता है, बाहर से भी बुलाया जाता है, और वो साल भर का करिकुलम प्लान करते हैं, वो बनाते हैं रणनीति कि कैसे बीरशिवा विद्यालय इस साल क्या क्या चीजें करेगा। उसके बाद उसमें बजट लाया जाता है, जो कि हमारे प्रबंधन महोदय का विशेष उसमें रहता है कि हम बच्चों के लिए किसी भी प्रकार से वो हर कार्य में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उनके लिए विद्यालय मतलब है कि बच्चे की एक सीखने के लिए इसका एक मंदिर, तो वो हर तरीके से हमें सहयोग देते हैं, और वहां से विशेषज्ञ
विशेषज्ञों की राय से रणनीति बनाई जाती है, जिसमें बच्चों का मनोवैज्ञानिक स्तर ध्यान में रखा जाता है। हम क्या क्या उनको विशेष चीजें दे सकते हैं जिससे कि उनकी सीखना, उनकी लर्निंग इंटरेस्टिंग भी बने और बहुत सरल भी बने जी। और उसके बाद फिर टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाती है। क्या बात है। एक तो मैम सबसे पहले ये जानना चाहूँगा, बीरशिवा के जितने भी स्कूल हैं अलग अलग लोकेशंस पर, सारी सीबीएसई से एफिलिएटेड है जी, है ना। मैं ये देखता हूँ कि सीबीएसई एफिलिएशन जो होता है वो इतनी आसानी से नहीं मिलता है। आपका मतलब हर सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, आपके पास ट्रेनिंग स्टाफ कैसा है, आपके पास में वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो एक हर एक स्टूडेंट को चाहिए रहती हैं वो हैं या नहीं है। तो सीबीएसई एफिलिएशन बीरशिवा ने कैसे प्राप्त किया, और इसके बारे में थोड़ा सा अगर हमारे दर्शकों को भी पता चले, क्योंकि आज के टाइम पे जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं इस एफिलिएशन के बारे में अवेयर नहीं है। साथ ही मैं जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी ये चीज़ बताना चाहूँगा कि आज के समय में सीबीएसई का जो करिकुलम है वो इतना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इसके बाद से जब बच्चा जेईई एडवांस के लिए तैयारी करता है, मेंस के लिए तैयारी करता है, नीट के लिए बैठता है, तो ये सारे एग्जाम्स जो हैं ये सीबीएसई कंडक्ट करवा रहा है आज के टाइम पे। तो कितनी इंपॉर्टेंस है सीबीएसई एफिलिएशन की एक स्टूडेंट की लाइफ में, इस पर थोड़ा सा बताइए मैम। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि सीबीएसई से एफिलिएशन लेना जी इतना आसान काम नहीं है आज की डेट में, क्योंकि बहुत सारे सेंसिटिव रीजंस भी हैं और सबसे पहले सरकार बिल्कुल सतर्क है कि ऐसे विद्यालयों को बिल्कुल भी एफिलिएशन ना मिले जो उसको डिजर्व नहीं करते। तो सबसे पहले सीबीएसई जो है एक गवर्नमेंट की संस्था है और ये टोटली सीबीएसई का जो करिकुलम है, जो इसके अंतर्गत जो पढ़ाई होती है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड है और एनसीईआरटी जो है समय समय पर अपने को अपडेट करता है जिस भी हिसाब से जरूरत है। जैसे आज के जितने भी कंपटीशन होते हैं वो गवर्नमेंट और जो है एक कंडक्ट करती है और सीबीएसई भी गवर्नमेंट की ही एक संस्था है। और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसमें थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल दोनों का महत्व है और कंसेप्ट बेस्ड है ये, मतलब बच्चों को बेसिक आना चाहिए, तभी वो उसके बाद जो है उस ज्ञान को करेगा, जब प्राप्त करेगा उसके बाद वो जिस भी कंपटीशन की ओर जाएगा उसमें एनसीईआरटी की चीजें पूछी जाती है। कहने का मतलब ये है कि यदि बच्चे ने सीबीएसई की पढ़ाई करी है तो उसके लिए गवर्नमेंट से रिलेटेड जॉब बहुत आसान उसके लिए हो जाते हैं। पढ़ने की जरूरत तो डेफिनेटली है, मैं ऐसा नहीं कह रही कि इंटर करके बच्चे को मिल जाएगी इजीली, लेकिन जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी कंपटीशंस में पेपर बनेगा वो एनसीईआरटी पे बेस्ड बनेगा और सीबीएसई एनसीईआरटी पे बेस्ड ही संस्था है और जो कि समय समय पर अपडेट भी हो रही है। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो सीबीएसई का एफिलिएशन है उसमें इतने सारे, मतलब आप मान लीजिए कि लगभग 18 से 19 अध्याय मैं इसको कह सकती हूँ, उतने चरण विद्यालय को पार करने पड़ते हैं, तब उसके बाद सीबीएसई उसको पूरा देखता है आकर के और सारी फैसिलिटीज को देखता है, नापता है, इवन रिकॉर्ड भी करता है। उसके बाद वो वहां जाके नई दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है, वहां जाके एनालाइजेशन होता है, वीडियोग्राफी देखी जाती है, एक एक पेपर को चेक किया जाता है, उसके बाद सीबीएसई का एफिलिएशन मिलता है और उसको भी हर 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता है कि हमारा विद्यालय ने संसाधन बरकरार करे हैं, आगे बढ़ाए हैं या नहीं, और वो नॉर्म्स बरकरार हैं और जो भी नए नॉर्म्स निकल रहे हैं उसको भी अप्लाई करना है। तो इसलिए सीबीएसई का एफिलिएशन लेना इतना आसान काम नहीं है। तो मैं आजकल देख रही हूँ कि मोस्टली स्कूल जो है 8th तक बेस्ड है। 8th तक तो स्कूल आसानी से चल जाते हैं, राज्य सरकार भी हमारे चला लेती है और उत्तराखंड राज्य है, राज्य सरकार के आसपास अगर कॉन्टेक्ट है तो और इजीली बन जाती है चीजें। मानक वहां भी होंगे लेकिन थोड़े से आसान होते हैं, लेकिन सीबीएसई के मानक थोड़े कठिन है। इसीलिए मैंने देखा कि कई स्कूल्स जो हैं 8th से 9th जाने के बजाय 8th तक की ही ब्रांच खोलते हैं और उसमें मुझे ये भी कहना है कि अनुभव को भी लाना चाहिए, बच्चों के लिए फैसिलिटीज को भी पेरेंट्स को देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि स्कूल खुल रहा है तो तुरंत ही बच्चों का एडमिशन ले लिया या फ्री के पीछे जा रहे हैं। देखिए, फ्री तो कुछ भी चीज इतनी टिकाऊ मेरे हिसाब से नहीं होती है। हाँ, लेकिन कहीं पर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, उसको छात्रवृत्ति दी जा रही है, वो अपनी योग्यता से कुछ हासिल कर रहा है, तो उसको जरूर पेरेंट्स को देखना चाहिए और संसाधन जरूर देखें। पेरेंट्स जहां भी एडमिशन ले रहा है वो विद्यालय का सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करे, वहां जाए, देखे, जाने चीजों को, क्योंकि ये उसके बच्चे के भविष्य का सवाल है। और एक चीज और है, सीबीएसई में जितनी चीजें विद्यालय के लिए हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, उतना ही सीबीएसई की खासियत यह है कि वो उतनी ही ट्रेनिंग टीचर्स को भी देता है। मतलब सीबीएसई के अंतर्गत पढ़ाने वाले टीचर्स हर महीने ट्रेनिंग लेते हैं ऑनलाइन।
क्या बात है। एक आपने फ्री की बात बोली तो एक ऐसी मेरे को बात याद आ रही थी कि जहाँ जो चीज़ भी आपको अगर लगता है कि आपको फ्री में मिल रही है तो आप ये समझिए कि आप वहाँ प्रोडक्ट हैं। देखिए आज के टाइम पे फेसबुक है या फिर यूट्यूब हम चला रहे हैं, तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये बिल्कुल हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें इसके लिए कुछ देना नहीं पड़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैम एक्चुअली जो बात हो रही है कि फ्रीबीज अगर हम ले रहे हैं तो प्रोडक्ट हम है, यानी कि हमें बेचा जा रहा है, हमारा जो डेटा है वो कहीं ना कहीं एडवर्टाइजर्स को सेल आउट किया जा रहा है ताकि वो अलग अलग प्रकार के उसमें एडवर्टीजमेंट दिखाए जाए। जी जी जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। देखिए मैं बेरशिवा की बात करूंगी तो बेरशिवा तो एक ऐसी ब्रांच है जो विगत 40 वर्षों से कार्य कर रही है, जिसको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत भी नहीं है, जिसको किसी को अपने को एडवर्टीजमेंट करने के लिए फ्री करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे जाने जाएंगे योग्यता से और योग्यता उनके अंदर निकलेगी विद्यालय के कार्यों से। तो हमारे बच्चे जितने भी अभी प्रधानाध्यापिका महोदय जो भी हैं, प्रिंसिपल मैम जो हैं, वो बताएंगी कि हमारे बच्चों का अचीवमेंट क्या है और कहाँ कितने सालों से हमारे बच्चे जो है हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं। डीएम, एसडीएम, आईपीएस अफसर से लेके लक्ष्य सेन की बात करें, इंटरनेशनल खिलाड़ी से लेके हर क्षेत्र में बेरशिवा विद्यालय के बच्चे हैं। और इसके बाद हमें नहीं लगता कि हमें किसी को एडवर्टीजमेंट करके, फ्री करके या कुछ भी इस चीजों की जरूरत है। लेकिन हाँ, हम ऐसे बच्चे जो कि किसी कारणवश अपनी आर्थिक स्थिति की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं लेकिन वो डिजर्व करते हैं पढ़ना, उनके अंदर नॉलेज लेने की भूख है, तो ऐसे बच्चों को हमारा विद्यालय निरंतर छात्रवृत्ति दे रहा है। इस बार भी दी है, हर क्लास में दी है और आगे भी देगा। उसके लिए हमारी छात्रवृत्ति विशेष योग्यता के लिए जरूर है, जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक कारणों से नहीं कर पा रहा है। तो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक स्टूडेंट जब किसी स्कूल में आता है तो इंफ्रास्ट्रक्चर और स्कूल की जो फैसिलिटीज हैं ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसकी लाइफ में, क्योंकि जब वो स्कूल आ रहा है, ऐसा नहीं है कि जैसे आपने बात कही कि 8वीं तक के जो हमें एफिलिएशन है वो आसानी से मिल जाता है, लेकिन सीबीएसई का एफिलिएशन हमारे लिए लेना थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो आपका इसमें क्या मानना है कि जब एक बच्चा स्कूल में आता है तो क्या अगर 8वीं तक का एफिलिएशन आपने आसानी से दे दिया तो क्या उसे कंप्यूटर लैब्स नहीं चाहिए, क्या उसे स्कूल में अच्छा प्लेग्राउंड नहीं चाहिए, क्या उसे लैब्स की और जो फैसिलिटीज़ हैं या स्कूल में स्पोर्ट्स की जो फैसिलिटीज़ हैं क्या वो उसे नहीं चाहिए? एक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर की अच्छी क्लासेस, अच्छे बोर्ड्स, अच्छे फर्नीचर की क्या एक स्टूडेंट को आवश्यकता नहीं है? देखिए, स्टूडेंट तो जिस दिन पहला कदम विद्यालय के अंदर रखता है उसको उसी दिन से इवन क्लास नर्सरी के बच्चे को भी फैसिलिटीज जरूर चाहिए, क्योंकि ये आधुनिक बच्चे हैं और ये कंप्यूटर के जमाने के बच्चे हैं, जो कि शायद स्कूल में आने से पहले ही स्मार्टफोन हैंडल करना, एंड्रॉइड फोन हैंडल करना बच्चे सब जानता है। तो ये बच्चे जो है, इनकी नॉलेज जो है 5 साल पहले चल रही है। जो हमारे टाइम में हम कह सकते थे कि क्लास 5 में सीखते थे, वो आज बच्चा क्लास 1 में सीख रहा है। आधुनिक शिक्षा है ये, और आधुनिक शिक्षा के लिए आधुनिक संसाधन होने बहुत जरूरी है। मैं बात करूं अपने विद्यालय की, तो हमारे यहाँ क्लास नर्सरी के बच्चों के लिए एबेकस है। एबेकस क्या करता है? बच्चों के अंदर जो है एक लॉजिक क्रिएट करता है कि बच्चे तुरंत गणना कैसे कर सकते हैं, काउंटिंग कितनी जल्दी कर सकते हैं, फिंगर्स में कर सकते हैं, उंगलियों में वो काउंट कर लेंगे, उसको उनको गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। तो एबेकस की विधि से ये किया जाता है, उसके लिए हमारे पास डिवाइस, उपकरण मौजूद हैं। तो ये क्लास नर्सरी टू 1st, 2nd, 3rd के लिए है। वैदिक गणित हम कितना भी आगे चले जाएं, लेकिन 0 तो इंडिया ने दिया है ना, तो वहां पर वैदिक गणित की इतनी इंपॉर्टेंस है, जो कि आधुनिक कई चीजों को फेल करती है। लेकिन हमारा ध्यान बहुत ज्यादा वेस्टर्न कल्चर की ओर है, हर चीज हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। वैदिक गणित की उपयोगिता हम बच्चों को बताते हैं, क्योंकि हमारा भारत का इतिहास बहुत फ्लरिश है, बहुत ज्यादा संपन्न है। तो हम बच्चों को अपनी संस्कृति से भी जोड़ते हैं, वैदिक गणित के माध्यम से उनको पढ़ाते हैं, जिसमें भी उनको कई स्ट्रेटेजीज, कई प्रकार की तरीके बताए जाते हैं, जो कि शॉर्ट होते हैं और काफी इफेक्टिव होते हैं, आगे कंपटीशन में भी काम आते हैं। उसके साथ साथ बच्चों को संस्कृत का ज्ञान, अपनी संस्कृति का ज्ञान, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति का ज्ञान, ये कराने के साथ साथ हम उनको लैंग्वेज में भी ट्रेन करते हैं। लैंग्वेज हम उनको हिंदी भी सिखाते हैं, पहाड़ी भी सिखाते हैं और अंग्रेजी थोड़ा ज्यादा सिखाते हैं, क्योंकि बच्चा कहीं से भी आ रहा हो, हमारे पहाड़ी कल्चर से ही रहा है, आसपास के बच्चे आ रहे हैं, तो हम उनको ट्रांसलेशन से भी सिखाते हैं, हम उनको एक एनवायरमेंट क्रिएट करके भी दिखाते हैं कि ये वाक्य यदि आपने बोलना है तो आप इसको इस लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे, इस लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे। तो एक तरीके से बच्चे हैं, शार्प माइंडेड हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं,
तो उनको उनकी एनर्जी को हम सही रास्ते पे यूज करें। एक अभी हाल ही में आपके स्कूल की एक वीडियो मैं देख रहा था जिसमें कि बच्चे जो हैं यहाँ पर फूलदेई का त्यौहार मना रहे थे स्कूल में, और मैंने देखा कि स्कूल टीचर्स भी जो हैं वो उतने ही उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं जितने कि बच्चे। तो एक तो इससे एक फ़ायदा ये है कि हमारी जो संस्कृति है उसे कहीं ना कहीं बचाने का काम हम इसके द्वारा कर रहे हैं। क्या ऐसे ही हर एक प्रकार के त्यौहार, हर एक त्यौहार में ऐसे ही सेलिब्रेट करता है स्कूल? देखिए, हमारा जो विद्यालय है वो सर्वधर्म समभाव को लेकर चलता है। हमारे विद्यालय में फूलदेई भी मनाई जाती है तो क्रिसमस भी मनाया जाता है। हमारे विद्यालय में होली भी सेलिब्रेट होती है तो हमारे विद्यालय में गुरु पर्व भी मनाया जाता है, और हमारे विद्यालय में ईद भी सेलिब्रेट होती है। तो हम बच्चों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि जो अनेकता में एकता है वो किस प्रकार से, जो चैप्टर उनके सोशल स्टडी में, ज्योग्राफी में चल रहे हैं कि भारत विविधताओं में एकता का क्षेत्र कैसे है, तो वो हमारा एनवायरमेंट तो हमारे घर से ही स्टार्ट होता है, घर के बाद विद्यालय से स्टार्ट होता है। तो हम उनको अलग अलग त्योहार मनाते हैं उनके साथ में। ये एक तरीके से पॉजिटिव साइन भी है और एक तरीके से बच्चों का एक मूड भी चेंज हो जाता है कि दिन वो किताबी ज्ञान से थोड़ा सा अलग हटते हैं, और साथ ही साथ उनको पता भी चलता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों फूलदेई में सिर्फ देहली की पूजा होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका प्रॉस्पेरिटी से क्या लेना देना है, बैसाखी का फसल की कटाई से क्या लेना देना है, और जहां फसल की कटाई होती है तो रबी की फसल कौन सी, खरीफ की फसल कौन सी, हरेला क्यों मनाया जाता है, जिस समय कौन सी फसल उग रही है। तो ये कहीं ना कहीं से हमारे आसपास जो चीजें हो रही हैं वो किताबी ज्ञान से रिलेटेड हम उसको करके सिखाते हैं और बच्चा बड़ा इंटरेस्ट लेता है। एक लास्ट इस साल जैसा कि हमने देखा कि वीर शिवा, ये न्यूज़ में भी काफ़ी चल रहा था और वैसे भी जानकारी हमारे तक पहुंची थी कि वीर शिवा इस साल से नीट और JEE मेंस की तैयारियां करवाने जा रहा है। तो ये इस बारे में कैसे सोचा और इस चीज़ को क्या इम्प्लीमेंट कर दिया गया है अभी स्कूल में? देखिए, वीर शिवा पिछले 1 या 2 साल से इस तरफ विचार कर रहा था कि जो हमारे पहाड़ के बच्चे हैं वो कोटा या कहीं भी प्लेन्स में जा रहे हैं और काफ़ी खर्चा उसके लिए पेरेंट उठा रहे हैं, उनके हॉस्टल में रखना, PG में रखना, वहाँ की महंगी फीस देना, आने जाने का खर्चा देना, जो कि मुझे लगता है एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक सोचने का विषय है। बिल्कुल। तो हमारे विद्यालय ने टाई अप किया है, कोटा की एजेंसी के भी हमारे पास ऑफर्स आए हैं और हमारे पास वेदांतु के भी हैं और हमारे पास अनअकैडमी के भी हैं, हमारे पास जो है एक्स्ट्रा मार्क्स के भी हैं। तो हमारा लगभग एक्स्ट्रा मार्क्स से फाइनल हो चुका है। हमने उनकी नोएडा में उनका हेड ऑफिस है और वहां जाकर के हम उनके हेड ऑफिस में गए हैं, हमने उनका करिकुलम देखा है, कैसे तैयारी करते हैं, उनके टीचर्स से मिले हैं, किस तरीके से पढ़ाई कराएंगे। मैं खुद गई थी, तो हमने उनका पूरा करिकुलम देखा है और उसके बाद अब वो नोएडा से हमारे स्कूल तक कैसे पहुंचेगा उसके लिए एक विशेष प्रकार के पैनल बोर्ड होते हैं। तो उस पैनल बोर्ड को हमने अभी अपने विद्यालय में लगभग 4 पैनल बोर्ड हम एस्टेब्लिश कर चुके हैं, लगा चुके हैं, और उसके अलावा भी हमारा प्लान है कि 4 और लगवाए जाएंगे AC रानीखेत ब्रांच में। तो उस पैनल बोर्ड के तहत डायरेक्ट वो टीचर हमसे यहाँ जुड़ेंगे और बच्चे उनसे संवाद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वन साइडेड चलेगी, इनकी टीचर ही बोल रहे हैं और बच्चा सिर्फ सुन रहा है, नहीं, बच्चा भी उनसे यहाँ से जुड़ सकेगा और अपनी क्वेरी, अपनी जो भी प्रश्न है वो पूछ सकेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि स्कूल के साथ इसको करें या स्कूल के 1 घंटा और लें बच्चों का, तो इस बारे में हमारी पेरेंट्स से चर्चा चल रही है। लेकिन जो उपकरण है उसके लिए वो हमारे विद्यालय में लग चुके हैं। जी बिल्कुल लग चुके हैं, और साथ ही साथ जो फैकल्टी है, जो टीचर्स पढ़ाएंगे नोएडा से, उनसे हमारा संपर्क हो चुका है। क्या बात है। तो रानीखेत के जो आसपास के बच्चे हैं वो अगर पढ़ाई के साथ साथ, स्कूली एजुकेशन के साथ साथ अगर नीट JEE मेंस की तैयारियां करना चाहते हैं तो वीर शिवा ये सारी चीजें करवा रहा है इस साल से ये शुरू हो जाएंगी। जी इस साल से शुरू हो जाएगी और बहुत लगभग फ्री की कॉस्ट पे, मतलब आप समझिए कि 3 विषयों का अध्ययन 700 से 800 रुपए तक की रेंज में हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि हमारा विद्यालय प्रबंधन इसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी करे, इस पर भी विचार चल रहा है। लेकिन मैक्सिमम अगर होगा तो 700 से 800 तक की रेंज में होगा, जो कि शायद बच्चा एक सब्जेक्ट की ट्यूशन फीस में देगा। जी, रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज के समय में काफ़ी बातें हो रही हैं। ये हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, कोई इसके फायदे भी देखे जा रहे हैं और नुकसान भी देखे जा रहे हैं। रोबोटिक्स लैब, आपने लास्ट ईयर जब आपसे बात हो रही थी तो तब आपने बताया था कि रोबोटिक्स लैब आप कहीं ना कहीं बनवाने वाले हैं स्कूल में और ये फैसिलिटीज़ बच्चों को देने वाले हैं। तो क्या रोबोटिक्स लैब इस विद्यालय में बन चुकी है?
जी, हमने पिछले साल रोबोटिक्स लैब की स्थापना कर दी है और अभी ये सिर्फ क्लास 8th तक के बच्चों के लिए है, मतलब क्लास 1st to 8th के बच्चे इसका यूज कर रहे हैं, क्योंकि ऑफिशियली सीबीएसई से इसके करिकुलम को हमें लेना होता है, वो प्रोसेस अभी ऑन पेपर है। फिलहाल 8th तक के बच्चे रोबोटिक्स सीख रहे हैं और इसके माध्यम से वो छोटे छोटे रोबोट्स बनाना सीख रहे हैं और इस तरीके से वो अपनी जो है एक लॉजिक, एक तर्क को भी जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करना, हाँ, नए नए आविष्कार करना, इस तरीके से वो सीख रहे हैं। एक यंत्र को दूसरे यंत्र में कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से वो सीख रहे हैं और उसके लिए जितने भी तमाम तरह की चीजें हैं, उपकरण हैं, वो विद्यालय ने पिछले साल ही दे दिए थे और उस बारे में अभी और आगे उसको एडवांस कर रहा है। क्या बात है। तो आपने मैम हमें एक तो कई सारी चीज़ें सीबीएसई एफिलिएशन को लेके बताई कि क्यों आज के समय पे बच्चे को सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल में पढ़ाना ज़रूरी है और साथ ही आपने स्कूल की कई सारी फैसिलिटीज़ और क्या क्या स्कूल नया करने जा रहा है इस बार, इस पर आपने प्रकाश डाला। और कोई ऐसी जानकारी जो आज के समय में या फिर इस इंटरव्यू के ज़रिए आप पेरेंट्स से साझा करना चाहें? जी, मैं पेरेंट्स से एक बात कहना चाह रही हूँ कि देखिए, आप किसी हवा की ओर को मत जाइए, ये ना सोचे कि दूसरा क्या कर रहा है या ये क्या कर रहा है। हर बच्चे की क्षमताएं अलग अलग हैं, हर बच्चा अपने आप में स्पेशल है। आप जानिए कि आपके बच्चे के अंदर क्या क्षमता है, आप कोशिश करिए थोड़ा अपने बच्चे को जानने की, अपने बच्चे के इंटरेस्ट को जानने की, और बाकी तो हमारा विद्यालय, हमारे टीचर उस पर काम करते हैं। और जहाँ भी आप अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, वहाँ ये जरूर देखिए कि क्या विद्यालय ग्राउंड लेवल में प्रैक्टिकली उन संसाधनों को दे रहा है जो एक बच्चे की एजुकेशन के लिए जरूरी है। मैं तो कह रही हूँ क्लास नर्सरी के लिए भी संसाधन बहुत जरूरी है उसकी उम्र की। और तीसरी चीज आप ये जरूर देखिए कि एक अनुभवी स्टाफ, अनुभवी शिक्षक उस बच्चे को पढ़ा रहे हैं या नहीं। ऐसा ना हो क्योंकि हर कोई बीएड है आज की डेट में, हर कोई बीटेक है, तो ये जरूर देखिए कि क्या टीचर की भी ग्रूमिंग हो रही है, क्या टीचर को भी कहीं से गाइडेंस मिल रहा है कि उसे कैसे पढ़ाना है, ट्रेनिंग मिल रही है या नहीं। टीचर को भी बताना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने आपको बताया कि सीबीएसई से भी कई प्लान है ट्रेनिंग के, और हमारा विद्यालय अलग से अपने करिकुलम के हिसाब से, अपने एक सोच के हिसाब से, अपने उम्मीदों के हिसाब से टीचर्स की ट्रेनिंग एक करवा रहा है और टीचर्स भी उसके लिए बहुत पॉजिटिव वे में, बहुत सकारात्मक रूप से भागीदारी ले रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूँगी कि बेरशिवा स्कूल रानीखेत जो है वो इन सारी कैटेगरीज में नंबर 1 पर है और सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहा है और बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहा है, क्योंकि हमारा जो प्रबंधन है वो लगभग 40 से 45 वर्षों से इस विद्यालय के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमारे पास में संसाधन की कमी है और ना बजट का अभाव है और सोच का अभाव भी नहीं है, और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे अनुभव टीम के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है। ढेर सारी शुभकामनाएं मैम आपको। और मैं खुद भी इस विद्यालय से पढ़ा हुआ हूं और मैं चाहता हूं कि ये विद्यालय निरंतर इसी प्रकार से प्रगति के पथ पर आगे बढ़े और जो यहाँ के क्षेत्र के जो लाभार्थी बच्चे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इसका लाभ मिले और विद्यालय आगे भी जो चीज़ें अच्छी करने जा रहा है उसका भी लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय के लिए। आइए आगे चलते हैं और बात करते हैं स्कूल की प्रधानाध्यापिका श्रीमती संगीता अधिकारी जी से। हेलो कुमाऊं के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं संगीता अधिकारी पिछले 4 सालों से यहाँ पर एज ए प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। पिछले 1 साल में हमारे बच्चों ने सारे ही क्षेत्रों में अपना नाम किया है, चाहे वो स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या ड्राइंग का क्षेत्र हो या स्टडी का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में हमारे बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में ही हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने 4 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है स्टेट टीम में, वॉलीबॉल टीम में, और उनके नाम हैं शुभम कुमार, यश आर्या, राहुल रतेला एंड देवेंद्र नेगी। तो ये चारों बच्चे हैं, इन्होंने स्टेट लेवल पे खेला है और हमारे स्कूल का नाम ऊंचा किया हुआ है। इसके साथ साथ जो भी खेल प्रतियोगिताएं होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती हैं या ब्लॉक लेवल पे होती हैं, हमारे बच्चे, छोटे क्लासेस के बच्चे भी, रनिंग है या खो खो है या गर्ल्स की वॉलीबॉल टीम है, उन्होंने प्रथम स्थान उसमें प्राप्त किया है। इसके साथ साथ हमने विगत लास्ट ईयर हमने कल्चरल एनुअल फंक्शन किया था और इस साल हमने स्पोर्ट्स एनुअल फंक्शन किया था। तो उसका कारण ही यही है कि बच्चों की रुचि जगाना। जिस तरह से भी बच्चे हमारा हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं, इसी तरह छोटे बच्चों को भी एक प्रेरणा मिले और वो इस फील्ड में आए। और इसके साथ साथ हमारे स्टडी के क्षेत्र में हमारा बोर्ड रिजल्ट 100% रहा है। हमारे जो बच्चे हैं हर परीक्षाओं में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। इसके साथ साथ अभी रिसेंटली हमारा जो लास्ट ईयर का बच्चा था, कॉमर्स स्ट्रीम का टॉपर था, गोविंद रावत, उसने
CA फाउंडेशन की जो परीक्षा होती है, जो फर्स्ट उसका वो होता है, स्टेप होता है, उसने उसको क्लियर कर दिया है। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, हमारे बच्चों का बहुत अच्छा अचीवमेंट है। इसी के साथ साथ हमारी एक बच्ची है, हिमानी जोशी है, बैच नंबर 2014 की। इनका ISRO में सिलेक्शन हुआ है एज ए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग में, ये अभी एज ए साइंटिस्ट काम कर रही हैं। सौरभ सती है, बैच नंबर 2015 में। इन्होंने नीट की परीक्षा क्लियर करने के बाद में अभी ये श्रीनगर से इनका लास्ट सेमेस्टर, अभी लास्ट पोजीशन में ये MBBS कर रहे हैं। तो हमारे बच्चे हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। साक्षी बिष्ट, जिसके नाम को हर कोई जानता है, जिन्होंने अभी रिसेंटली UPSC का एग्ज़ाम क्रैक किया है। तो हमारे बच्चे ऑल ओवर हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कई पेरेंट्स ऐसा मानते हैं कि स्कूल में पढ़ाई ही ज़्यादा हो और को करिकुलर एक्टिविटीज़ ना हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चे की पढ़ाई के साथ साथ। अभी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात की गई है कि बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, प्ले वे मेथड के साथ पढ़ाना चाहिए। तो हम जो प्ले वे मेथड है वो हम छोटे बच्चे, जो हमारे प्राइमरी लेवल के जो बच्चे हैं, उनके लिए हम प्ले वे मेथड से हम उनको पढ़ाते हैं, और जो बड़े बच्चे हैं उनको लर्निंग बाय डूइंग से हम करवाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटी है उनका बहुत ही अहम रोल है पढ़ाई में, क्योंकि बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसको जो निकालने का समय होता है, यही समय होता है कक्षा 1 से 12 तक का जो है। क्योंकि 12 तक तो बच्चे का ऑल ओवर पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, उसे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि मुझे कहाँ जाना है। इसी के लिए हम टाइम टाइम पर करियर काउंसलिंग भी करवाते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज करते हैं। जैसे कि अभी हमने लास्ट ईयर वॉइस ऑफ वीर शिवा एंड डांस इन वीर शिवा 1-2 ऐसे कंपटीशन करवाए थे। क्योंकि आज हम अगर समाज को देखें, हमारे उत्तराखंड से ही बहुत ऐसे बच्चे आगे निकले हैं। अगर हम पवनदीप राजन की बात करते हैं, वो एक बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र से निकले हुए हैं और इंडियन आइडल उन्होंने जीता है, और आज उनको पूरा विश्व जानता है। इंडिया में ही नहीं, विश्व में भी उनकी पहचान है। तो ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, इसी से बच्चे को एक ऐसा माध्यम मिलता है। पहले तो वो बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अगर वो स्टेज में परफॉर्मेंस कर रहे हैं उनका हेजिटेशन दूर होता है। इसके साथ साथ उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और हमारे आगे भी ये कोशिश है कि हम अपने बच्चे को नेशनल लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर हमने शुरुआत करी थी इसकी, हमने अपने स्कूल लेवल पे करवाया था। इस साल हो सकता है कि हम इंटर स्कूल का करवाएं, अदर स्कूल के बच्चे भी पार्टिसिपेट करेंगे। और इसके बाद की हमारी ये प्लानिंग है कि हम बच्चे को करिकुलर एक्टिविटी में जो बच्चा प्रतिभा दिखाता है उसको हम ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे कि वो आगे नेशनल लेवल तक जा सके। उनको एक रास्ता दिखाएंगे, उनके पेरेंट्स को समझाएंगे। हम विगत 3 वर्षों से लगातार NCC के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि जब हम बच्चों से बातें करते हैं तो बहुत सारे बच्चे इंडियन आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि अगर हम NCC स्कूल में हमारी आ जाती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल के लिए बहुत ही मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है कि NCC को हम कैसे लेके आएँ। लेकिन हमने लगातार 3 वर्षों में इसमें कोशिश करी है, और हमारे स्कूल में अभी विजिट हुआ है। सर नैनीताल से आए थे, वहाँ से कर्नल सर आए थे, और उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है, और उन्होंने हमको एश्योर किया है कि जैसी वैकेंसी निकलेंगी तो हमारे स्कूल को वो प्राथमिकता देंगे। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि 100% इस साल NCC हमारे स्कूल में आ जाएगी, और जिससे जो बच्चे डिफेंस में जा रहे हैं या गवर्नमेंट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों का सब वेटेज भी मिलता है NCC का। और NCC से बच्चे क्या है, डिसिप्लिन भी होते हैं। तो होप हमारी बिल्कुल 100% होप है कि क्योंकि जिस तरह सर ने एश्योरेंस किया है कि इस साल आपको NCC मिल जाएगी, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस साल हमको NCC मिल जाएगी। और हमारे बच्चों ने एनुअल स्पोर्ट्स में भी एक उसका NCC में जो मार्च पास का है वो उसका बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हमारे पास वेल एजुकेटेड स्टाफ है। हमारे पास हमारी एक टीचर हैं गरिमा जोशी, जो NCC C कैडेट है, और उन्होंने CDS का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया है। तो शी इज़ हमारे पास मतलब बहुत सारा क्वालिफाइड स्टाफ है जो इसमें हमको आगे मदद करेगा। मैं अपने आसपास के क्षेत्र के पेरेंट्स से अपील करना चाहती हूँ कि एक बार वो हमारे विद्यालय में आएँ, विज़िट करें, और सारी जो यहाँ पे संसाधन हैं जो उनके बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं उसको देखें, परखें, और उसके बाद सोचें कि ये विद्यालय उनके बच्चे के लिए सही है या नहीं है। तभी अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ करवाएं। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं और वो कभी झूठ नहीं बोलते। तो हमने जब बात की बीरशुआ स्कूल के बच्चों से, तो उन्होंने हमें स्कूल के बारे में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई जो शायद आपको पता ना हो। तो आइए देखते हैं एक बारी क्या कहा बीरशुआ स्कूल के बच्चों ने इस स्कूल के बारे में।
I am a newcomer in Bir Shiva and I was influenced by the academic excellence of this institute. The academic excellence of Bir Shiva has been so phenomenal over the past years. The doubt solving in Bir Shiva is so good, and this is the thing I love the most. Whenever we have any free period, we are free to ask the doubts. My all concepts are clear in Bir Shiva. The school provides robotic lab, music classes, science labs such as chemistry lab, physics lab, biology lab and maths lab. We do all the reactions in chemistry lab, and this is the best part of my studies. I love Bir Shiva because it also provides a lot of games such as basketball, volleyball, table tennis, badminton and ludo and chess. I come from the village Machkhali, which is 10 to 12 km far away, and the bus facility is there, so the students who are living in that village can easily come to the school with the bus facility. I like my school Bir Shiva as it provides so many things. Like we have a good teaching staff which teaches with the creative knowledge. They help us to enhance our knowledge by using so many skills development, creative development and knowledge development. Here we are using smart panels as a class in our classes to study, which we have to learn by creative learning. From animation and video we learn. Bir Shiva as an institution is an incredible place for learning. It helps us in our personality enhancement and character development. I feel the teachers are so helpful. They are always ready for helping us in our crisis. Bir Shiva is like a second family to us. It makes us so comfortable in this school that I feel that I'm always allowed to express my opinions without feeling intimidated. Bir Shiva let us learn and explore as much as I want. I choose Bir Shiva because Bir Shiva is doing it like nobody else. Bir Shiva is incredible at their job and is helping us in every situation of our life. I chose Bir Shiva as a school as I find the education system of Bir Shiva is very nice and technical. As a biology student, I can say that my school Bir Shiva provide me each and every equipment to perform experiments, to explore myself. I am proud to be a Bir Shivian because this gives us all the better opportunities for our basic overall development such as education, sports, arts, significant activities, cultural activities, etc. अगर आप किसी भी स्कूल की गुणवत्ता जानना चाहते हैं तो वहाँ के शिक्षक और शिक्षिकाओं से बात करके देखिए। टीम हेलो कुमाऊं ने बात की NNDM Bir Shiva सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तमाम टीचर्स से, तो आइए देखते हैं उनका क्या कहना है इस विद्यालय के बारे में। I joined Bir Shiva as I see it as an opportunity for me for exploring myself. As I have been a part of teaching since 2018. Being a part of Bir Shiva, Ranikhet, I have seen a lot of changes in the method of teaching. Right now we are using smart classes. We are having extra advanced labs in our school. Also we are having a library where are thousands of books related to communication skills. There are story books. There are many books which can useful for the competitive exams for the students. My name is Miss Himani and I am PGT Geography in Bir Shiva. और मैं यहाँ पे पिछले 3 साल से इस Bir Shiva स्कूल से जुड़ी हुई हूँ और हमारा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे टीचर्स बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन देने के साथ साथ यहाँ पे उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट भी करते हैं। यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए जैसे लैब्स पूरी तरीके से यहाँ पे अवेलेबल कराई गई हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे रखे गए हैं। जैसे कि यहाँ पे लैब के साथ साथ मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को कि हमारे जितना जो नेचर है या जैसे कि हम ऐसे सराउंडिंग में है, Bir Shiva स्कूल ऐसे सराउंडिंग में अवेलेबल है कि जहाँ से चारों तरफ हमें जो फिज़िकल फीचर्स हैं वो अच्छे से दिख पाते हैं। जैसे जब मुझे कुछ एग्जांपल भी देना होता है ज्योग्राफी, अगर मैं हिमालयस के बारे में पढ़ा रही हूँ, माउंटेन रेंज के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो मैं फिर बच्चों को प्रैक्टिकली उन्हें नॉलेज दे पाती हूँ। और जितनी भी फॉरेस्ट के बारे में मुझे बताना है तो मैं यहाँ पे बच्चों को साथ में लेके जाके प्रैक्टिकल नॉलेज उन्हें देती हूँ।
तो इसी तरह बीर शिवा में बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट किया जाता है और सभी सब्जेक्ट्स में फोकस किया जाता है, सिर्फ टॉपर्स के ऊपर फोकस नहीं होता है। यहाँ पे हम एक एवरेज बच्चे को भी उतना ही जो है टाइम देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं, ताकि वो भी आने वाले फ्यूचर में अपना बेस्ट कर सके। और जो बच्चा बिलो एवरेज है या जो नहीं कर पाता है, उस लेवल पे जो नहीं पहुँच पाता है, उसको भी हम कोशिश करते हैं कि वो बच्चा भी अपना बेस्ट दे सके, 100% दे सके। माई नेम इज़ मिसेस नीतू धपोला and I am working here as a PGT Economics for the last 3 years, and in these 3 years I have seen a drastic change in the learning behavior of our student. One of my student of previous year has cleared the foundation course of chartered accountant. CBSE affiliation किसी भी स्कूल को तभी मिलता है जब वो CBSE के सारे नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करता है। मैं प्राउडली ये कह सकती हूँ कि बीर शिवा CBSE के सारे नॉर्म्स एंड गाइडलाइंस को फॉलो करता है, तभी वो CBSE से एफिलेटेड है। बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बीर शिवा ये ख्याल रखता है कि बच्चा जिस भी एक्टिविटी में अच्छा है, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, तो बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करे, जिससे उनका हुनर जो है, जो टैलेंट है, वो भर कर आए। इसके लिए हर साल बीर शिवा एनुअल स्पोर्ट्स मीट और एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करता है, ताकि जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो वो एनुअल स्पोर्ट्स मीट के थ्रू अपने टैलेंट को दिखाए, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, और जो बच्चा कल्चरल एक्टिविटीज़ में अच्छा है तो वो कल्चरल एक्टिविटीज़ में एनुअल फंक्शन के थ्रू अपने टैलेंट को दिखाएं। हमारा मेन फोकस है, जैसे हम बच्चों को यहाँ पे प्ले विथ मेथड से सिखाते हैं, रिलेटेड टू चैप्टर, रिलेटेड टू सब्जेक्ट। हमारा यहाँ पर एक्टिविटीज़ जो बच्चों के लिए कराई हैं उनका डे डिवाइज है। हम वीकली हर टीचर के लिए 2 डेज होते हैं, जिसमें हम बच्चों को सब्जेक्ट वाइज बच्चों की एक्टिविटी करा सकते हैं। एज ए यहाँ पे जैसे हम बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ हमारे मैनेजमेंट के द्वारा यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड दिए गए हैं। हम स्मार्ट बोर्ड के थ्रू अपने बच्चों को स्टोरी, पोम्स, जिससे और चैप्टर से हमारे बच्चे बहुत एक्साइटेड रहते हैं स्मार्ट बोर्ड के लिए। तो हमारे हर क्लासेज में बच्चों के लिए स्मार्ट बोर्ड की सुविधा है, जिसमें हमारे बच्चे बहुत अच्छे से सीख पाते हैं। एज ए यहाँ पर मैं एक असेंबली इंचार्ज भी हूँ, जिसमें हमारे क्या है कि हाउसेस डिवाइड हैं, जिसमें हाउस कैप्टन और हाउस टीचर बच्चों को अपने हाउस के ऑल ओवर बच्चों को स्टेज में आने का मौका देते हैं। स्टेज में आके जैसे हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका भी हाउस डिवाइड है, वो बच्चे स्टेज पर आके कॉन्फिडेंटली अपना टॉपिक बोलते हैं और स्टेज को फेस कर सकते हैं। यहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं एंड बच्चों के लिए यहाँ पे एनुअल फंक्शन किया जाता है, जिसमें एनुअल फंक्शन में अलग अलग स्टेट का, अलग अलग कल्चर का बच्चों को ज्ञान दिया जाता है। ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं जिसमें कि बच्चे अलग अलग कल्चर को दर्शा सकें। बच्चे के अंदर जो कला है, जो प्रतिभा है, यहाँ पर उसको बखूबी निखारा जाता है। यह है कि कोई बच्चा किसी भी फील्ड में आगे होता है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रोग्राम्स बच्चों के द्वारा करवाए जाते हैं, और साथ ही एकेडमिक सेशन के द्वारा साथ ही यहाँ पे प्रोग्राम्स पर भी फोकस किया जाता है, जिनसे हमारे बच्चों को सीखने में हमारे बच्चे रुचि लेते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, हमें कमेंट्स के माध्यम से बताना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और क्या ये विद्यालय है आपके बच्चे के लिए परफेक्ट, इसका चुनाव भी आप कर सकते हैं इस एपिसोड को देखकर, और साथ ही आप विज़िट कर सकते हैं इस स्कूल में अपने बच्चे के साथ में, और देख सकते हैं विद्यालय किस तरीके से आपके बच्चे की तैयारी करवा रहा है, किस तरीके से उसका भविष्य बना रहा है। मिलते हैं आप सभी से पाठशाला के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिए हेलो कुमाऊं।